स्टार्ट और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अजहर से। जी अजहर, अच्छा अजहर तुम्हारा माइक नहीं चल रहा है बेटा, तुमने मुझे लिख के भी नहीं बताया। वाह। मैमूना बेटा क्या लिखा है आपने? ये मैमूना ये किसकी जॉब है? पहले मुझे सवाल का जवाब दो, ये जॉब किसकी है? ये सर मेंटेनेंस मैकेनिक की। मेंटेनेंस मैकेनिक की, बिल्कुल ठीक हो गया। अली इकबाल, आर यू अवेलेबल? माइक खुला हुआ है इकबाल, माइक खुला हुआ है बेटा आपका? इकबाल, मोहम्मद इकबाल। यस सर। ओके इकबाल, मुझे ये बताओ एसेंशियल ड्यूटीज क्या हैं इसकी? सबसे अहम काम क्या है करने का? सर सबसे अहम काम जो फर्स्ट में दिया हुआ एसेंशियल ड्यूटी मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। यस, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इसका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। यानी कि इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को गौर से देखो तो उन्होंने परसेंटेज लिखी हुई है कि कौन सा काम कितने परसेंट करना है। तो मेजर जो सिग्निफिकेंट कंपैरिजन है वो है इसका 40% जो पहला काम है वो है मेंटेनेंस करना, कि इसको अश्योर करना है कि तमाम की तमाम चीजें मेंटेन रहें। ठीक है, अब मेंटेनेंस के अंदर भी इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या आता है? मेंटेनेंस के अंदर इक्विपमेंट है वो ये कहेगा कि जी लॉग मेंटेन होगा पूरा के पूरा के कौन कौन से इक्विपमेंट की मेंटेनेंस परफॉर्म हुई है, पार्ट्स रिप्लेसमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट होगा, मेंटेनेंस कैजुअल होगा, रेगुलरली गेज चेक होंगे, लोड डेविएंस चेक होगा, उसके बाद नॉन रूटीन परफॉर्मेंस चेक होंगे अगर रिक्वायर नॉन रूटीन मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी, लिमिटेड सस्पेंशन और जो आपके ऑपरेटर परफॉर्मेंस मेंटेनेंस है वो आपको अश्योर करने होंगे। मींस एक मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट के अंदर पूरी कंप्लीट डिटेल असाइनमेंट के ये काम आपको मेंटेनेंस में करने हैं। बताना क्यों जरूरी है? बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि मेंटेनेंस की मद में आप कोई और काम करें और वो काम उसका पार्ट का हिस्सा ना हो। तो स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली उन्होंने बता दिया कि मेंटेनेंस का मतलब ये है। ठीक है फुरकान, अगला क्या इंपॉर्टेंट पार्ट बताया इन्होंने? अगली एसेंशियल ड्यूटी क्या है? अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इन्होंने बताया वो ये है कि ओके अगला जो पार्ट, एक मिनट फुरकान, एक मिनट, ठीक है। अगला जो पार्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है वो है हमारे पास रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट का। अब रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट के भी टास्क उन्होंने बताए हैं कि रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। लाइक आपको इंस्पेक्ट करना है, आपको रेकमेंड करना है जो पार्ट स्क्रैप हो गए हैं उसको, आप जो पीसेस स्क्रैप हो गए हैं उसको आपको स्क्रैप करना है, जो रिपेयर होने वाले पीसेस हैं उनको रिपेयर करना है। लाइक दोनों चीज आपको बता दी कि रिपेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पुराने के पुराने पार्ट्स को रिपेयर करते रहो, लगाई जाओ उसके साथ साथ मुसलसल उसको रिपेयर करते जाओ। नो, रिपेयर का मतलब ये है कि अगर कोई स्क्रैप हो गया, स्क्रैप होने का मतलब ये हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, अगर उसकी लाइफ खत्म हो गई है यू हैव टू रिमूव रिप्लेस इट, आपको वो भी रिपेयर पार्ट के अंदर करना है। और अगर कोई चीज ऐसी है जिसकी लाइफ अभी बाकी है बट वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी थोड़ी सी तोड़ फोड़ हो गई है तो आपको उसको भी रेस्ट अश्योर करना है कि वो तोड़ फोड़ आप उसको रिपेयर करें ताकि वो पार्ट अपना जो है वेयर एंड टेयर खत्म करके अपनी प्रॉपर एक्टिविटी के अंदर और प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर आए और सीक्वेंस में आके दोबारा से वो अपनी जॉब या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपनी जो वर्किंग है वो स्मूथली परफॉर्म करता रहे। ठीक है, इसके बाद तीसरा, और अब इसके बाद हमारे पास प्राइमरी रोल्स तो खत्म हो गए, अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी रोल के ऊपर। सेकेंडरी रोल क्या है इसका? सेकेंडरी रोल डिफाइन करना है तो सेकेंडरी रोल डिफाइन करने के लिए मुझे सना बताओ पहला सेकेंडरी रोल क्या है? टेस्टिंग एंड अप्रूवल। यस, टेस्टिंग एंड अप्रूवल। अब टेस्टिंग एंड अप्रूवल में भी उसने बताया हुआ है कि जी आपने ऊपर जो मेंटेनेंस और रिपेयर की है, जो आपने परफॉर्म की है, आपको यहाँ पे जो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपकी है। लाइक मिसाल के तौर पे सिर्फ पार्ट रिपेयर कर देना, पार्ट लगा देना, पार्ट को जनरल सर्विस कर देना, सिर्फ ये आपका काम नहीं है। आपके काम के अंदर ये भी शामिल है कि आप उसको टेस्ट करेंगे। हाँ, टेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा आपकी रिपेयर और मेंटेन करने की है, लेकिन यस टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है एंड यू हैव टू डू दैट। ठीक है, उसके बाद लास्ट, उमैर लास्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आखिरी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर लास्ट ये है मेंटेन स्टॉक। यस, कि अपने क्या कहते हैं मेंटेन इन्वेंटरी पार्ट्स नीड, मतलब कि जब भी क्या कहते हैं उसकी जरूरत पड़े तो उन रिपेयर इक्विपमेंट मेंटेन किया जाए और रिस्पॉन्सिबल हो गए सेटिस्फैक्टरी पार्ट्स और सप्लाईज, मतलब उनको जो सप्लाई भी जो की जाए उनकी वो भी लोएस्ट कॉस्ट पे की जाए। एग्जैक्टली, वेरी गुड।
ये तो सब हो गया, मतलब ये सब तो हमने डिफाइन कर लिया, ये सब तो हमने बता भी दिया। इस पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन सर पढ़ ली? इंटरेस्टिंग चीज ये हो सकती है, सॉरी, इस जॉब डिस्क्रिप्शन में एक चीज सबसे इंटरेस्टिंग है, वो क्या है? तो ये हो सकती है कि जो पार्ट्स हमें जो पार्ट्स नीड हैं शायद वो लोवेस्ट कॉस्ट। ना ना ना, इसी पेपर के अंदर लिखी हुई है फुरकान, इसी के अंदर सब कुछ मेंशन हुआ है। इरफान, आखिरी लाइन पढ़ो, बिल्कुल आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है? नॉन एसेंशियल फंक्शंस। हाँ, क्या है ये नॉन एसेंशियल फंक्शंस? पता नहीं obviously। मतलब And- जो गैर जरूरी, मतलब ना 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 ना, क्या हो गया? गैर जरूरी नहीं बेटा, लाइन नीचे पढ़ो, नीचे क्या लिखा हुआ है उसमें? अदर ड्यूटीज आर असाइंड। यस, अदर ड्यूटीज देखो बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ ये इंटरेस्टिंग क्यों है, या इसको हम सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों लेते हैं, ये तुम लोगों को समझने की जरूरत है। देखो, हमने बात की है जॉब इवैल्यूएशन की। अगर मैं दोबारा वापस तुम्हें ऊपर लेके जाऊं, तो हमने जो बात की थी ना, वो हमने किस चीज की बात की थी? जॉब वर्क रीडिजाइन की। वर्क रीडिजाइन में हमने ये कहा था कि हम एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर डिमांड, एज पर नीड चीजों को चेंज करेंगे। जब मैं यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में आता हूँ, इस जॉब डिस्क्रिप्शन में ऊपर के 4 पॉइंट्स में चेंज की कोई जगह है? ऊपर के 4 पॉइंट्स में तो डेफिनेट टास्क्स डिफाइन हुए हैं। ऊपर के 4 पॉइंट्स में तो हमने डेफिनेट एरिया डिफाइन किया हुआ, डेफिनेट प्रेमिसेस डिफाइन किए। तो मुझे अगर डेफिनेट ही चीजें करानी है, तो मैं उसमें एक्सपेंड कैसे करूंगा, मैं उसमें चीजें मजीद कैसे ऐड करूंगा? ऐड करने के लिए मुझे लास्ट के अंदर ये पॉइंट ऐड करना है, और ये लास्ट पॉइंट वो है जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जॉब एनालिसिस में, मेरी इंफॉर्मेशन की सबमिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि यहाँ से मुझे पता चलेगा कि नॉन एसेंशियल ड्यूटीज अगर किसी जॉब के अंदर ज्यादा हो गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस बंदे की एफिशिएंसी उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे कम होना शुरू हो गई है। तो आई नीड टू रिव्यू दैट। मुझे उस काम के लिए अलग बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, उस काम के लिए मुझे अलग एक पूरे के पूरे जॉब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो ड्यूटी मैं 10 लोगों से करवा रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ दैट मुझे एक बंदा सिर्फ उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हायर कर लेना चाहिए, और मैं उस पोजीशन के लिए वो एक पर्टिकुलर पोजीशन क्रिएट कर दूं। तो बेसिकली आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ना सिर्फ आपको आपकी पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, बट के इट आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर अदर जॉब्स एज वेल। इसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है? जॉब स्पेसिफिकेशन हमारे पास आसान लफ्ज़ों में वो स्किल्स, वो एबिलिटीज़, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो नॉलेज रिक्वायर्ड जो एक पोजीशन को कंप्लाई करने के लिए, एक पोजीशन को जॉब पोजीशन में जॉब परफॉर्म करने के लिए जो कि ज़रूरी है, उसका एक्विजिशन करना, जिसकी बेसिस के ऊपर आपका कोई भी इंडिविजुअल आदमी, कोई भी इंडिविजुअल बंदा अपनी जॉब को परफॉर्म कर सके, वो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। कोई आपसे पूछे जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, तो हम सिर्फ कहते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन इज बेसिकली KSAO रिक्वायर्ड। पहले ये सिर्फ आपके पास KSA होता था, नॉलेज स्किल एबिलिटीज। अब इसको हमने KSAOS कर दिया, इसको हम नाम देते हैं कैसॉस का। अब कैसॉस के अंदर क्या आता है? हम सिंपल कोई हमसे पूछते हैं ना जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, हम कहते हैं कैसॉस। वो कहेगा कैसॉस क्या चीज़ है, हम उसे कहते हैं कैसॉस मीन्स द रिक्वायर्ड नॉलेज, the required skills, the required abilities and other characteristics। अब other characteristics में कुछ भी हो सकता है। other characteristics में IT skills भी हो सकते हैं, other characteristics में analytical skills भी हो सकते हैं, other characteristics में financial analysis skills भी हो सकते हैं,
अदर स्किल्स के अंदर रीडिंग स्किल्स भी हो सकते हैं, अदर स्किल्स में राइटिंग स्किल्स भी हो सकते हैं, अदर स्किल्स के अंदर हमारे पास स्पीकिंग वर्बल स्किल्स भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हम जिसे कहते हैं, अदर स्किल में हमारे फ्रंट एंड स्पेसिफिकेशंस भी हो सकती है, अदर स्किल्स में हमारे मार्केटिंग स्किल्स भी हो सकते हैं, अदर स्किल्स में हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। जिस तरीके से हम जॉब की जब बात करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और लास्ट में लिखते हैं एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द सुपरवाइजर, वो लिखने की वजह ही यही होती है। उमैर कुछ कह रहे हो बेटा? उमैर कुछ कह रहे हो? नो सर, वो गलती से माइक ऑन हो गया। कोई मसला नहीं, कोई मसला। आई थॉट शायद कुछ कह रहे हो। ओके, एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनी अदर आपकी जो वो है क्या नाम है, एनी अदर आपकी एबिलिटीज जो कि आपकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो कि आपके काम के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी के सारी इसके अंदर आती है। इसके बाद हमारे पास सवाल ये खड़ा होता है कि जी जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन में हमने जॉब डिस्क्रिप्शन ले ली, जॉब स्पेसिफिकेशन ले ली, बना दी एक दफ़ा, अब हम इसको अपडेट कैसे करेंगे? लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्किल चाहिए, कौन सी एबिलिटी चाहिए, कौन सी नॉलेज चाहिए, कौन सा अदर स्किल्स चाहिए? फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे अदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये हम सारी की सारी चीज़ें कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कंप्लीट मेथडोलॉजीज हैं। लाइक हम कहाँ से चल रहे हैं? हम चल रहे हैं जॉब एनालिसिस से। जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन से। बट उसकी सोर्स क्या होगी? उसकी सोर्स हमारे पास जो होगी, वो हमारे पास सबसे पहली सोर्स होगी क्वेश्चन आयर, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन आयर। सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर पोजीशन का, जिस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पोजीशन का हमें जॉब डिज़ाइन करना है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें स्ट्रक्चर खड़ा करना है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन में हमें बंदा हायर करना है, उस पर्टिकुलर पोजीशन के हमें कुछ क्वेश्चन आयर्स डिफाइन करने होंगे। उस क्वेश्चन आयर को या उस क्वेश्चन को डिफाइन करने के उस क्वेश्चन आयर के 6 मेजर सिग्निफिकेंट एरियाज होंगे। कौन कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज होंगे? कौन कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज होंगे बताओ? सबसे पहले इंफॉर्मेशन इनपुट होगा, सॉरी इकबाल कुछ कह रहे हो? ये लिखे में है ना। हाँ लिखे में तो बताओ, वो तो मुझे पता है लिखे में। सर इंफॉर्मेशन इनपुट लिखा हुआ है, जैसे वेयर एंड हाउ अ वर्कर गेट्स इंफॉर्मेशन, मतलब कैसे और कहाँ से इंफॉर्मेशन देखो सबसे पहला वर्कर पॉइंट को। है इंफॉर्मेशन इनपुट। अब इंफॉर्मेशन इनपुट का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन इनपुट का मतलब ये है कि आपकी जो जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या करना है। मिसाल के तौर पे एक दीवार बनानी है, वो दीवार किस तरीके से बनेगी, या उस दीवार को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहली जो जॉब की एनालिसिस के जो क्वेश्चन आ रहे थे वो ये बताता है कि जी पहले तो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, पहले आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। लाइक आपने को दीवार चाहिए, आपको ब्रिक्स चाहिए होंगी, आपको सीमेंट बनाना होगा, फिर सीमेंट बनाने के बाद आपको ब्रिक रखनी होगी, जगह क्लीन करनी होगी, उस जगह को क्लीन करने के बाद आप नीचे सीमेंट लगाएंगे, फिर एक ब्रिक रखेंगे, फिर उसके ऊपर 7 दूसरी ब्रिक रखें। अब ये भी आपको बताना है कि स्किल्ड वर्कर आपको ये बताएगा कि ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखनी है या पहले नीचे उसकी साथ में ब्रिक रखनी है। सबसे पहली चीज मतलब ये आपको बता, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन इनपुट में आएगी। उसके बाद दूसरा है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? मेंटल प्रोसेस ये होता है कि किस तरह का डिसीजन मेकिंग होगी, किस तरह की प्लानिंग होगी, किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, वो कौन से ऐसे डिसीजंस हैं, वो कौन से ऐसे रीजन हैं, वो कौन से ऐसे प्लानिंग है जो कि आप परफॉर्म करेंगे। लाइक कब स्टार्ट करते हैं, कब ख़त्म करते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, किन किन लोगों की ज़रूरत है, किस तरह के स्किल सेट्स की ज़रूरत है, वो सारी की सारी चीज़ आपके पास मेंटल में। इसके बाद वर्क आउटपुट क्या है, कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, कौन से टूल्स होंगे, कौन सी डिवाइसेज होंगी जो कि आप यूज़ करेंगे, जो कि वर्कर को चाहिए होंगी उस पर्टिकुलर जॉब, उस पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद
बाकी तमाम की तमाम जॉब से आपका क्या रिलेशनशिप है, लाइक बाकी तमाम की तमाम चीज़ों से आप किस तरीके से इंटर रिलेट होकर चलते हो। सिर्फ आप अकेले इंडिविजुअल जॉब परफॉर्म करोगे या आपके साथ सपोर्टिंग लोग भी होंगे जो कि आपकी जॉब के साथ आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, आपको परफॉर्म कर होंगे। इसके बाद जॉब कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको जॉब परफॉर्म करनी है, लाइक आपकी जॉब कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, उसकी प्रेमिसेस क्या है। फिर उसके बाद अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने सोर्स करना पड़ा कि कौन से अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे सिग्निफिकेंटली उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इन एडिशन टू इट, इसके बाद हमारे पास जो है वो ऑक्यूपेशनल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन होती है। ऑक्यूपेशनल नेटवर्क इन्फॉर्मेशन या अदर डायमेंशन जो हमारे पास होते हैं वो ये सारी के सारी चीज़ें होती हैं जिसके नाम देखते हैं, लाइक क्या डिसीजन होगा, क्या कम्युनिकेशन होगी, क्या जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कितनी क्लैरिकल एक्टिविटीज़ होंगी, कितनी टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं, कितनी सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, रेगुलर डे के अंदर कितना काम है, अनस्केड्यूल कितना काम है, रूटीन कौन से हैं, रिपीटेटिव काम कौन से हैं, कितनी इन्वायरमेंट की अवेयरनेस आपको चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी आपकी इन्वॉल्व है, कौन आपके सुपरवाइज करे, आप किसको सुपरवाइज कर रहे हो, कौन आपको सुपरवाइज करेगा, किससे आप कोऑर्डिनेट करोगे, पब्लिक कितनी जो है आपके पब्लिक और कस्टमर की कितनी एक्टिविटीज़ रिलेट होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनप्लेजेंट और हेज़ार्डियस इन्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। एचआर के अंदर रहते हुए हम सिर्फ काम नहीं बताते लोगों को, हम ये भी बताते हैं कि अगर वो जॉब डेंजरस है तो हम लोगों को बताते हैं कि भाई प्रिकॉशनरी मेजर्स लो, नॉन टिपिकल वर्क शेड्यूल्स कितने हैं, लाइक आउट ऑफ द रूटीन आप जो है वो कितना स्केड्यूल जो है वो अपना परफॉर्म कर रहे हो। तो इसके बाद आपके पास आ जाता है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो जॉब डिज़ाइन हमारे पास ये कहता है, एक मिनट रुको, ओके जॉब डिज़ाइन पर आ जाते हैं। जॉब डिज़ाइन हमें क्या कहता है, जॉब डिज़ाइन का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपका काम और टास्क जिस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, जिस तरीके से करने हैं, वो आप क्या किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इन शॉर्ट वर्क फ्लो इज टर्म्ड एज जॉब डिज़ाइन। जॉब एनालिसिस करने के अंदर आप जब जॉब एनालिसिस आप कर लेते हो तो आपकी जॉब या तो डिज़ाइन होती है या रीडिज़ाइन होती है। अगर पहली दफ़ा बन रही है तो वो डिज़ाइन होती है, अगर दूसरी दफ़ा बन रही है तो वो रीडिज़ाइन होती है। ठीक है, जॉब डिज़ाइन या जॉब रीडिज़ाइन या जिसे हम वर्क डिज़ाइन की बात करते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए बेसिकली आपके पास 4 अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं। एक अप्रोच आपके पास मैकेनिस्टिक अप्रोच होती है, एक अप्रोच आपके पास मोटिवेशनल अप्रोच होती है, एक अप्रोच आपके पास बायोलॉजिकल अप्रोच होती है और एक अप्रोच आपके पास परपीचुअल अप्रोच होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम मज़ीद फर्दर आगे देखते हैं कि ये सारी के सारी जॉब्स हमारे पास जो है, मतलब सारी के सारी हमारे पास जो अप्रोचेस हैं ये हमारे पास चल किस तरीके से रही हैं। उससे पहले हम जो है वो एक सर्वे देखते हैं, जो ये हमारे पास एक प्रैक्टिस है। नजर आ रहा है बेटा ये सबको? Yes. चलो ओके, ये आपके पास जी एक सर। केस स्टडी है, बिजनेस प्रैक्टिसेस एट नेल सैलून मे बी कॉज फॉर कंसर्न। मतलब आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है ना, वो शायद आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंसर्न है, एक प्रॉब्लम है। ये पूरा के पूरा आपका पैराग्राफ है। ठीक है, यू हैव गॉट 10 मिनट्स, इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि जब हम यहाँ से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम फिर वापस ऊपर जाके ये चीज़ डिफाइन करेंगे कि जी हमें कौन सी अप्रोच जो है वो यूज़ करनी चाहिए व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता चलेगा हम सॉल्यूशन नहीं डिफाइन कर सकते। सो यू हैव गॉट 10 मिनट्स, 11:07 हो रहे हैं, 11:15 या 11:17 पे विल गेट बैक, और आप सारे के सारे लोग अपने इस एक उसका कॉम्प्रिहेंसिवली 3 लाइन का आंसर मुझे बताओगे, 3 प्रॉब्लम्स मुझे बताओगे कि इसमें कौन से 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई। गॉट इट? समझ में आ गई बात कि आपको क्या करना है? ओके ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, स्टार्ट करो, पढ़ो इसको।
ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली पढ़ लिया होगा तुम सब लोगों ने। जी अली, क्या प्रॉब्लम इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं? अली, आसिफ, अजहर, इरफान, फुरकान, यस सर। क्या डिफाइन हुए हैं इसमें प्रॉब्लम्स बेटा? सर इसमें ये बताया गया है कि इसमें इट हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ वर्कर्स होते हैं ना सर, जब वो सॉरी, ज्वाइन करते हैं तो उनको $100 पे करना पड़ता है। और दोबारा उसके बाद बोलो। सर जो 3 महीने तक सर वहाँ जो सैलून्स में वर्कर्स जो होते हैं जो ज्वाइन करते हैं न्यूली, दे हैव टू पे $100 एंड दे आर नॉट पेड बाय 3 मंथ। और जब उन्हें पे किया जाता है ना, दे आर कॉल्ड टिप वर्कर, तो उनको मिनिमम वेज से कम पे किया जाता है। एंड सेकंड इशू ये है, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि नो हेल्थ केयर, कोई भी मेजर्स लिए जाते हैं हेल्थ केयर के मुताबिक। लाइक सर वो केमिकल से काम करते हैं तो हेल्थ केयर के इशू हो सकते हैं। और सर उनकी पेमेंट बहुत लेस होती है। उसके बाद ये बताया गया सर, एक ये भी बताया गया है कि मोस्ट वर्कर्स आर इमिग्रेंट्स। काफी बाहर जो से आए हुए वर्कर्स यानी होते हैं कि। ना सर, वो बाहर से आए हुए हैं सर, उन्हें इंग्लिश तो आती नहीं है, बेसिक इंग्लिश उनकी बहुत ज्यादा वीक होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके बाद ये बताया हुआ है कि कुछ ऐसे उनके कस्टमर्स होते हैं जो मतलब कुछ एक्शंस भी नहीं लेते हैं उनके खिलाफ। मतलब उनको अच्छी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो उनसे खुश हो जाते हैं, और वो कोऑर्डिनेट नहीं करते जितनी भी अथॉरिटीज होती है, कंसर्न अथॉरिटीज। तो सर इन प्रॉब्लम्स को बताया हुआ है डिटेल में। ओके चलो ठीक है। इरफान बेटा, क्या प्रॉब्लम डिफाइन किए हुए हैं इस सब में? सर जैसे कि फुरकान ने बताया इसमें तो नहीं, सबसे फुरकान ने बड़ी जो बताया प्रॉब्लम। वो फुरकान ने बता दिया, अब तुम बताओ। यस सर। सर इसमें ये प्रॉब्लम है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि इमिग्रेंट्स जो हैं बाहर से आए हुए हैं, उनको हम्म, इंग्लिश भी नहीं आते, सही तरीके से हम्म, बोल भी नहीं पाते हैं। और हम्म, उसका दूसरा जो प्रॉब्लम ये है कि जो शुरू में जो वर्कर्स को हायर कर लेते हैं हम्म, उनको 3 महीने तक उनको हम्म, डॉलर्स में पैसे दिए जाते हम्म, हैं। आपको बस। यस सर, यही है सर। बाकी बात है, बस इतना ही है। बाकी तो सर फुरकान ने सब बता दिया। अरे फुरकान ने क्या बताया ये छोड़ो, तुमने क्या बताया वो बताओ। फुरकान के नंबर फुरकान के साथ, तुम्हारे नंबर तुम्हारे साथ। फुरकान के नंबर तुम्हें थोड़ी मिलेंगे ना, तुम्हारे नंबर फुरकान को मिलेंगे। सर ये कि जो मतलब बाकी जो भी इनके कस्टमर्स होते हैं वो कस्टमर वहाँ पर आते हैं, मतलब उनसे सेटिस्फाई होते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी मतलब नहीं लिया जाता है। जैसे कि एक इदारा है इनका DOL के नाम से इनका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये इदारा जो है मतलब इन्हीं चीज़ को डील करता है कि अगर कोई जो है ये सैलून के खिलाफ अगर कोई केस करना चाहता है तो इसी इदारे के थ्रू कर सकता है, लेकिन कोई इस तरह का वो नहीं करता है वहाँ पर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारी बात से भी इत्तेफाक कर लेता हूँ मैं। मैमूना, यस सर। ने क्या बताया हुआ है इसमें? सर यही कि मतलब न्यूयॉर्क में जो सैलून है ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो वर्कर को हैं वो अब इस तरह हायर किया जाता है कि वो पहले $100 देते हैं और फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी कोई हेल्थ केयर वगैरह भी नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा जो न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है वो इन सारे केसेस को देखता है जो लेबर के लिए होते हैं, लेकिन जो लेबर है वो भी अथॉरिटीज के साथ इतना कोऑपरेट नहीं करती, वो इस इंडस्ट्री में डरते हैं बोलने के लिए। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। चलो ठीक है, तुम सब लोगों ने इनफैक्ट लाइक जिस तरीके से मेरे पास लिखी हुई भी चीज़ें आ रही हैं, सद्दाम ने मुझे लिख के भेजा है। एक मिनट रुको, मैं बात देख भी लेता हूँ। सद्दाम ने लिख के भेजा है, ठीक है। लेबर एक्सप्लॉयटेशन है, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय, नो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। मोहम्मद इकबाल है शायद, आई थिंक ये, हाँ। उन्होंने लिखा है कि लो लेवल से लॉन वर्कर वो इलीगल स्किल्स हैं, सेकंड वर्कर पे आफ्टर ज्वाइन 3 महीने को काम नहीं है, हेल्थ केयर इशूज़। परीनाज ने लिखा है कि जी वर्कर पे अप टू $100, ठीक है। लो प्रेशर ऑन आर्ली बेसिस, ठीक है।
लो वेजेस हैं। अली मोहम्मद ने लिखा है, अली 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 अजहर ने फिर पूरी की पूरी डिटेल एक लिखी है बहुत बड़ी कि जी नेल सैलून फ्लरिश के अली, ठीक है सही है। चलो अब इसके ना बिजनेस थोड़े से डायनामिक्स देख लेते हैं, क्योंकि बिजनेस डायनामिक्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बेसिकली मसला क्या है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो उसने हमें बताई है ना, वो उसने हमें इस बिजनेस या इस इंडस्ट्री के बारे में बताई है। बिजनेस या इंडस्ट्री के बारे में जो सबसे पहली चीज बताई वो उसने ये बताई कि जी ये जो बिजनेस है ना, किस चीज का बिजनेस, परफेक्टली मैनिक्योर्ड नेल्स का, हेयर्स का, हेयर कटिंग का। ये आपके नॉर्दर्न के अंदर जो है, ये आपकी फैशन इंडस्ट्री के अंदर ये सर्विस जो है ये ट्रेडिशनली दी जाती थी। ठीक है, ट्रेडिशनली देने का मतलब ये है कि जब ये शुरू के इनिशियल ये बिजनेस प्रैक्टिसेस, जब ये पर्टिकुलर बिजनेस की प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती थी, तो इस बिजनेस को एक सस्टेनेबल और प्रोग्रेसिव बिजनेस कहा जाता था। क्यों सस्टेनेबल और प्रोग्रेस कहा जाता था? क्योंकि इस मार्केट के अंदर एक तो ये था कि जो बैरियर ऑफ एंट्री थी वो बहुत कम थी। लाइक कोई भी आसानी से इस बिजनेस के अंदर एंटर हो सकता था, एंटर होके जो है वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता था। ये तो बैरियर ऑफ एंट्री हो गया। दूसरी बात ये, इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी। लाइक फ्यू $1000 आप जो है वो लो और अपना ये बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, मतलब एक घूमने वाली चेयर चाहिए, एक वर्लपूल बाथ चाहिए, कुछ पॉलिश ब्रशेस, कुछ पॉलिशेस चाहिए, कुछ वैक्स चाहिए, आप इजीली ले सकते हो, लाइसेंस आसानी से मिल जाता था, एंड यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्क। ठीक है, तो पहले तो बिजनेस की स्टोरी ये बताई गई कि जी ये जो बिजनेस प्रैक्टिस थी ना ये बड़ी कॉमन थी, यानी बड़ी फ्लरिशिंग बिजनेस था, बहुत आसानी से लोग इसको कर लेते थे और बहुत इजीली स्टार्ट हो जाता था। इसके बाद प्रॉब्लम बताना शुरू हुआ कि जी जैसे जैसे बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे बिजनेस के अंदर एंट्री आसान हुई, लोग इस बिजनेस के अंदर एंटर होते चले गए, नए नए बिजनेस ओपन होते चले गए। न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो है वो आपके नेल सैलून के नाम से जो एक बिजनेस था, या नेल सैलून के नाम से जो एक सिर्फ उन्होंने केस लिया, वो 2000 से 2015, दैट मीन्स 15 सालों के अंदर 5 गुना ज्यादा बढ़ गया। यानी इतनी ज्यादा उस बिजनेस की इंक्रीज, या इतना ज्यादा उस बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, सप्लाई जो इसके बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि आपके पास जैसे जैसे लोग आते चले गए, मतलब इस बिजनेस में खाली वही तो नहीं, तो और भी लोग आते चले आ रहे थे। जैसे जैसे लोग आते चले आ रहे थे, शॉप्स की सप्लाई बढ़ने लगी। शॉप्स की सप्लाई बढ़ने का मतलब ये कि पहले सिर्फ आपके पास अगर एक नेल सैलून था, तो अब आपके पास, जो कि 2000 से 2015 तक बहुत फ्लरिश किया, लेकिन अब 2015 में सिर्फ एक नेल सैलून नहीं है न्यूयॉर्क के अंदर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेनी अदर शॉप्स एज वेल। अब उसने क्या किया, उसने आपका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था नेल का, उस एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को कर्टेल करना शुरू कर दिया। उसने एग्जिस्टिंग आपके प्रॉफिट को कर्टेल करना शुरू कर दिया। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को कर्टेल करने का मतलब क्या है? पहले अगर वो 10 लाख रुपए कमाता था, तो अब वो चंद हजार रुपए कमाता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? वर्कर स्पेस का रिजल्ट क्या आया? वर्कर स्पेस का रिजल्ट ये आया कि अब उनको नेल वालों ने कहा कि जी आप पहले हमें $100 दें, उसके बाद हम आपको जो है वो ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जितने एक्सपर्ट्स हैं, जिनको लैंग्वेज का इशू है, जिनके पास लैंग्वेज नहीं है, यानी कि जिनको लैंग्वेज नहीं आती, उनके लिए एक मसला कि जी उनको जो है वो ज़बान सिखाना पड़ेगी। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो बेसिकली आपके तमाम के तमाम जॉब की, क्योंकि आपका हो क्या रहा है, आपने जॉब को प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया, रिजल्ट डिमांड के साथ साथ, सप्लाई के साथ साथ आपने उसको रिजल्ट डिफाइन नहीं किया। रिजल्टेंटली क्या हुआ कि आपकी जॉब के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि चूंकि इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल चीज़ें होना स्टार्ट हुई, तो लेबर डिपार्टमेंट ने भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आपने प्रॉपरली जॉब एनालिसिस और जॉब डिजाइन किया होता, प्रॉपरली जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाई होती और प्रॉपर एस्पेक्ट के साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को लेके चले होते, तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं खड़ा होता। तो 3 मेजर हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स में पहला प्रॉब्लम आपका ये है कि मार्केट एंट्रेंट्स के ऊपर बैरियर नहीं थे, जिस वजह से कंपटीशन बढ़ा। दूसरी बात ये कि प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से आपके लोगों का जो एम्प्लॉइज है, आपने उसकी जो जॉब स्पेसिफिकेशन वो प्रॉपर्ली मेंशन नहीं की, जिस वजह से लोग बढ़ते चले गए, जिस वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स भी आ गए। तीसरी बात ये, आपने पॉलिसीज को कंप्लाई नहीं करवाया, जिस वजह से मसला क्रिएट हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी अभी हम जो है इसको यहीं पे रख के आज यहीं तक रिटेन करते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है उसको स्टार्ट करेंगे, और फिर आगे जो है इसको यहाँ से आगे जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, टिल देन अपना ख्याल रखें। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सारे के सारे मिल जाते हैं, तो इंशाल्लाह